हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। क्लास 12th का चैप्टर 2 चल रहा है और हमने स्टार्ट करी है पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेस। लास्ट टाइम हमने कार्ल यूंग और कैरन हॉर्नी की अप्रोच पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे एल्फ्रेड एडलर की थ्योरी के बारे में। एंड एल्फ्रेड एडलर की थ्योरी को बोला जाता है इंडिविजुअल साइकोलॉजी। His basic assumption is that human behavior is purposeful and goal directed। तो इनका जो बेसिक assumption था इनकी थ्योरी का कि ह्यूमन बिहेवियर पर्पसफुल होता है, यानी कि वो जो भी करते हैं किसी पर्पस की वजह से करते हैं, और गोल डायरेक्टेड होता है, गोल को पूरा करने के लिए किया जाता है अपने। ईच वन ऑफ अस हैज़ अ कैपेसिटी टू चूज एंड टू क्रिएट। मतलब हम सबके पास एक कैपेसिटी होती है कि हम सही रास्ता चूज कर सकें, हम कैसे बिहेव करना चाहते हैं वो हम चूज करें और क्रिएट कर सके अपने लिए। और पर्सनल गोल्स आर द सोर्सेज ऑफ आवर मोटिवेशन। तो हमारे जो पर्सनल गोल हैं वही हमारे मोटिवेशन का सोर्स होते हैं। द गोल्स दैट प्रोवाइड अस विद सिक्योरिटी एंड हेल्प अस इन ओवरकमिंग द फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी। तो मतलब ये गोल्स ही हैं जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, और अगर हमारे अंदर कोई इनएडिक्वेसी की फीलिंग है, कोई कमी हमें फील होती है, तो उसको ओवरकम करने में हेल्प करते हैं जब हम किसी गोल को अपने अचीव कर लेते हैं। इन एडलर्स व्यू एवरी इंडिविजुअल सफर्स फ्रॉम द फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी एंड गिल्ट। तो ये कह रहे हैं क्योंकि हम सबके अंदर कहीं ना कहीं किसी बात को लेके कभी ना कभी ये फीलिंग आ ही जाती है कि हम इनएडिक्वेट हैं या हमारे अंदर कोई कमी है, या किसी गिल्ट की फीलिंग आ जाती है, जिसको ये बोलते हैं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, विच अराइजेज फ्रॉम द चाइल्डहुड। तो अगेन क्योंकि ये फ्रॉइड से इंस्पायर्ड थे तो चाइल्डहुड को ही फोकस कर रहे हैं। तो ये सेम कैरन हॉर्नी की जो थ्योरी थी उसी से देखो बहुत ज़्यादा मैच हो रहा है। उन्होंने भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात की थी, उन्होंने भी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की बात की थी। तो यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम सबके अंदर इनएडिक्वेसी और गिल्ट रहता है जो चाइल्डहुड से ही होता है, और इसी चीज़ को ओवरकम करना हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पार्ट है। मतलब हमारी पर्सनैलिटी तभी डेवलप होगी जब हम अपने गोल्स को रीच करेंगे, और उससे हमारा ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो ये अल्फ्रेड एडलर की थ्योरी है। और इसके बाद यहाँ पे शुरू होती है एरिक फ्रॉम की थ्योरी। एरिक फ्रॉम जो है, इन्होंने कहा था कि इनकी जो थ्योरी है ना ये सोशल ओरिएंटेशन की है, जैसे फ्रॉइड की बायोलॉजिकल ओरिएंटेशन की थी, क्योंकि वो बायोलॉजिकल अर्जिस की बात करते थे, फ्रॉइड सेक्सुअल अर्जिस की बात करते थे। एरिक फ्रॉम सोशल ओरिएंटेशन की थ्योरी बनाते हैं, और इनकी थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि ह्यूमन बीइंग्स एज अ सोशल बीइंग हु कुड बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेशनशिप विद अदर्स। तो मतलब हम ह्यूमन बीइंग को उसके रिलेशनशिप से समझ सकते हैं कि उसका दूसरों के साथ कैसा रिलेशन है। हम उसके अर्जिस के थ्रू नहीं, जैसे फ्रॉइड कहते थे कि उसके इड ईगो के थ्रू पता चलता है, लेकिन यहाँ ये कह रही है कि उसके रिलेशन से पता चलता है, इसीलिए ये सोशल ओरिएंटेशन की थ्योरी है। ही आर्ग्यूड, एरिक ये कहते थे कि दैट साइकोलॉजिकल क्वालिटी सच एज ग्रोथ एंड रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल रिजल्टेड फ्रॉम अ डिजायर फॉर फ्रीडम एंड स्ट्राइविंग फॉर जस्टिस एंड ट्रूथ। तो हमारी जो ग्रोथ होती है, जब हम रियलाइज करते हैं अपने पोटेंशियल्स को, यानी कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो कब होती है, जब हम अपने लिए डिज़ायर करते हैं फ्रीडम, हम फ्री होना चाहते हैं, फ्रीडम डिज़ायर करते हैं, और जस्टिस और ट्रुथ की तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम अपने पोटेंशियल्स को रियलाइज करते हैं और ग्रो कर जाते हैं। फ्रॉम होल्ड्स दैट करेक्टर ट्रेट्स डेवलप फ्रॉम एक्सपीरियंसेस विद अदर इंडिविजुअल। मतलब जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। वाइल कल्चर इज शेप्ड बाय द मोड ऑफ एक्सिस्टेंस ऑफ अ गिवन सोसाइटी, people's dominant character traits in a given society work as forces in shaping the sociological process। तो मतलब ये कह रहे हैं कि जो कल्चर है वो लोगों को शेप करने में, और उनके जो यहाँ पे लिखा हुआ है उनके करेक्टर को शेप करने में कल्चर का बहुत बड़ा रोल होता है। एंड हिज वर्क रिकॉग्नाइजेज द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज। इनकी जो थ्योरी है इसमें पॉजिटिव क्वालिटीज की बात करते हैं, जैसे टेंडरनेस, लव। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो हमारे सोशल पॉजिटिव करेक्टर, जैसे दूसरों पे भरोसा करना, दूसरों से प्यार करना, और टेंडरनेस दिखाना दूसरों की तरफ, पोलाइटनेस दिखाना, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती है एरिक फ्रॉम की थ्योरी। ठीक है, फिर आती है एरिक एरिक्सन की थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है ना ये ज़्यादातर किसके ऊपर बेस्ड है, ये आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर बेस्ड है, कि कैसे हमारी आइडेंटिटी हमारी पर्सनैलिटी डेवलप करने में हेल्प करती है, या उल्टा कह लो कि हमारी पर्सनैलिटी से हमारी आइडेंटिटी फिक्स होती है।
तो इनकी जो थ्योरी है ले स्ट्रेस ऑन रैशनल कॉन्शियस ईगो प्रोसेसेस। अब यहाँ पे ये कॉन्शियस की बात कर रहे हैं, अनकॉन्शियस की बात नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं कि इनकी जो थ्योरी है वो रैशनल और कॉन्शियस ईगो प्रोसेसेस की बात करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। इन दिस थ्योरी डेवलपमेंट इज व्यूज एज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एक तो डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है एंड ईगो आइडेंटिटी इज ग्रांटेड अ सेंट्रल प्लेस इन दिस प्रोसेस। कि जो ईगो की आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी को बड़ा फोकस किया इन्होंने अपनी थ्योरी में। और ये जाने भी इसीलिए जाते हैं कि आइडेंटिटी से रिलेटेड जो थ्योरी है वो सबसे ज़्यादा जो है फेमस है वो एरिक एरिक्सन की थ्योरी, क्योंकि इन्होंने ही आइडेंटिटी क्राइसिस और ईगो आइडेंटिटी की बात की थी। तो इनका जो कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी क्राइसिस का, जो एडोलेसेंट एज में होता है, उसने मतलब काफ़ी ज़्यादा अटेंशन ड्रॉ करी थी। मतलब मैंने वही बोला ना कि काफ़ी फेमस हो गए थे इस थ्योरी की वजह से, आइडेंटिटी की वजह से, जो इन्होंने आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। एरिक्सन आर्ग्यूज दैट यंग पीपल मस्ट जनरेट फॉर देमसेल्व्स अ सेंट्रल पर्सपेक्टिव एंड डायरेक्शन दैट कैन गिव अ मीनिंगफुल सेंस ऑफ यूनिटी एंड पर्पस। इन लोगों को अपने लिए ऐसी डायरेक्शन चूज करनी चाहिए जहाँ पे उनको यूनिटी, सेंस ऑफ यूनिटी और पर्पस फील हो। तो ये इनकी थ्योरी थी एरिक एरिक्सन की। अब इन्होंने थ्योरी में आपको सारी जितनी डिटेल नहीं दी हुई है, यहाँ पे इन्होंने आपको ना बिल्कुल ब्रीफ में बता रखा है कि जो पोस्ट फ्रॉइडियन जो बाद में आए थे थ्योरीज, उनके अपने अपने व्यूज जो फ्रॉइड से कैसे अलग थे। जैसे फ्रॉइड ज़्यादातर बायोलॉजिकल अर्जिज या हमारे जो हिडन अर्जिज होते हैं, इंस्टिंक्ट होते हैं, उनकी बात करते थे। लेकिन बाद में जो लोग थे जो उन्हीं से इंस्पायर हुए थे, कुछ तो उन्हीं के स्टूडेंट्स थे, लेकिन उन्होंने अपना अलग से जाके थ्योरीज बनाई और उन्होंने बायोलॉजिकल अर्जिज से हटके अपनी पॉजिटिव एनर्जी या सोशलाइजेशन इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, कि रिलेशनशिप कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। बेशक वो फ्रॉइड से ही इंस्पायर्ड थे, तो उन्होंने चाइल्डहुड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जितनी भी साइकोडायनेमिक थ्योरीज थी, मतलब चाहे पोस्ट फ्रॉइडियन ले लो या फ्रॉइड की ले लो, सारी थ्योरीज को काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला है। ऐसा क्यों है? क्योंकि थ्योरीज आर लार्जली बेस्ड ऑन केस स्टडी। मतलब ये सारी थ्योरीज मोस्टली केस स्टडी के बेस पे हैं। इनका ना कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, इसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं करा गया, खाली एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी है। केस को स्टडी करके, डेटा कलेक्ट करके, इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करके ये थ्योरीज बनाई गई हैं, जो कि ऑब्वियसली इनवैलिड नहीं कही जा सकती, पर इनको साइंटिफिक नहीं बोला जा सकता। दे यूज स्मॉल एंड एटिपिकल इंडिविजुअल एज सैम्पल। मतलब इन्होंने बहुत कम लोगों से पूछा, बहुत कम लोगों से डेटा लिया, इनका सैंपल बहुत छोटा था और बिल्कुल अलग टाइप के लोग थे जो नॉर्मल एवरेज या नॉर्मल उसमें नहीं आते। एटिपिकल मतलब बिल्कुल अलग अलग टाइप के हो गए, अलग करेक्टरिस्टिक्स के हो गए। द कॉन्सेप्ट्स आर नॉट प्रॉपरली डिफाइंड एंड इट इज डिफिकल्ट टू सबमिट देम टू साइंटिफिक टेस्टिंग। यानी कि जो कॉन्सेप्ट इसमें बताए गए हैं, जैसे आप एक खुद ही सोचो, जैसे यहाँ बताया गया है कि हम जो है वो सेंस ऑफ यूनिटी की तरफ जाना चाहते हैं, सेंस ऑफ होलनेस की तरफ जाना चाहते हैं, तो इसको प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया। अगर इसको साइंटिफिकली टेस्ट करोगे तो उसका क्या मतलब बनता है? हम कैसे टेस्ट करेंगे कि कोई सेंस ऑफ यूनिटी या सेंस ऑफ होलनेस की तरफ है? तो ये वही बात करें, बड़ा वेग है, थ्योरीज बहुत वेग हैं, साइंटिफिकली टेस्ट करना बड़ा मुश्किल है। और चौथी चीज़ ये है कि फ्रॉइड ने क्या करा था, मेल्स के ऊपर ही अपनी स्टडी करी थी, फीमेल्स का पर्सपेक्टिव तो उन्होंने लिया ही नहीं था। इसीलिए हमने पढ़ा था ना कि कैरन हॉर्नी इस चीज़ के बड़े अगेंस्ट थी, फीमेल्स को इन्फीरियर मानते थे। तो ये बहुत सारी वो है डिसएडवांटेजेस हैं जो फ्रॉइड की साइकोडायनेमिक थ्योरी है उससे जो इंस्पायर होकर बाकी थ्योरीज बनी थी, तो ये उसके डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन फ्रॉइड का जो एरा था ना, वो भी काफ़ी कह लो एक तरीके से बहुत मेजर एक पैराडाइम शिफ्ट था साइकोलॉजी में, जब सब लोग इस चीज़ के अनकॉन्शियस माइंड और इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करने लग गए थे। और उनकी जो टेक्निक थी हिप्नोसिस की और ड्रीम एनालिसिस वगैरह करने की, साइको एनालिसिस की, वो बहुत फेमस हुई थी। तो इनको बहुत ही एक रिस्पेक्टेड पोजीशन पे देखा जाता है सिगमंड फ्रॉइड को। बेशक इनकी थ्योरी को बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है, पर इनको बहुत रिस्पेक्टेड पोजीशन दी गई है साइकोलॉजी में। और अगर एक एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट अगर आपका माना जाता है कि अगर आपने सिगमंड फ्रॉइड के बारे में नहीं जाना तो मतलब आपने साइकोलॉजी पढ़ी नहीं। तो दिस वाज साइकोडायनेमिक थ्योरी बाय फ्रॉइड। अब आगे जब और शिफ्ट हुआ पैराडाइम, यानी कि लोगों की सोच जब बाद में और प्रैक्टिकल होने लगी, बदलाव आने लगा, तब आई थी बिहेवियरल अप्रोच, और ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।